So new topic is torsion. Close the door. So what is mean by torsion? So torsion is also called as a twisting movement. For example, कोई शाफ्ट लेते हैं हम लोग इस तरह से. Suppose this shaft is rotating inside the bearing. ये कोई बेरिंग है. ओके, सो इस बेरिंग के अंदर हमारा शाफ्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे रोटेट हो रहा है. दिस इज अ रोटेटिंग शाफ्ट. तो ये सपोज अज्यूम कीजिए क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसको रेजिस्टेंस अप्लाई किया जाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, ये बेरिंग सरफेस क्या करेगा, इसको अपोज करेगा. सो एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. तो ये एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन तो मिलेगा आपको. तो क्या हो रहा है ऐसे समय पे, ये शाफ्ट रोटेट होने की कोशिश कर रहा है और ये इसको रोटेट होने नहीं दे रहा है. मतलब देखो इस प्रकार की मोशन है. ये शाफ्ट ऐसे रोटेट हो रहा है और इस साइड से बेरिंग रिएक्शन ऐसे एक्ट हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग मूवमेंट. जैसे आपने ट्विस्टिंग मूवमेंट को अगर हमें जनरल लैंग्वेज में समझ लेना है, तो कपड़े जब हम लोग धोते हैं तो उसको जब हम लोग राइंस करते हैं तो उसको कैसे करते हैं हम लोग, ट्विस्ट करते हैं. क्या करते हैं हम लोग, ट्विस्ट करते हैं. मतलब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज ए विच मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट. ओके, सो ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है या फिर टॉर्शन जो है कौन से एलिमेंट पे हो गए, जो रोटेटिंग होते हैं. लाइक शाफ्ट, हमारा फैन का शाफ्ट क्या होता है, रोटेट होता है. सो कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टॉर्शन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग मूवमेंट. टॉर्शन को ही क्या बोला जाता है बेटा, ट्विस्टिंग मूवमेंट. तो आपको ट्विस्टिंग मतलब अभी एक जनरल एग्जांपल से समझ में आ चुका है कि ट्विस्ट मतलब क्या होता है. जैसे कि कोई आपको रोटेटिंग शाफ्ट दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो उसको बेरिंग सरफेस क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रेजिस्टेंस मिलेगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट. सपोज ये अगर हमने शाफ्ट अज्यूम किया, सो दिस इज कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट. एंड हाउ टू फाइंड दिस ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट. सपोज हम लोग यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल डायग्राम अज्यूम कर लेते हैं. तो ये बेटा शाफ्ट, ये सपोज बेरिंग सरफेस जो कि क्या है, फिक्स्ड है, और ये शाफ्ट क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो इसका मैं साइड व्यू बता देता हूं. कैसे मिलेगा साइड व्यू आपको, एक सर्कल मिलेगा शाफ्ट का साइड व्यू. So this is the diameter of the shaft is assumed to be small d, और लेंथ ऑफ द शाफ्ट को अज्यूम कर लेते हैं L. ठीक है. और ये जब शाफ्ट रोटेट होगा, ये जब शाफ्ट रोटेट होगा, तो रोटेट होगा मतलब शाफ्ट के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बेटा, टेंजेंशियल फोर्स. फोर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो टेंजेंट पे. कहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में. सो उस फोर्स को हम लोग शियर फोर्स बोल सकते हैं. द फोर्स विच इज प्रेजेंट ऑन इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए विच फोर्स, शियर फोर्स. तो शियर फोर्स की वजह से कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, शियर स्ट्रेस. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, ट्विस्टिंग मूवमेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. टेंजाइल लोड, टेंजाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव लोड,
बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, shear लोड, shear स्ट्रेस, ट्विस्टिंग मोमेंट, टॉर्शनल shear स्ट्रेस। टॉर्शन मतलब ही ट्विस्टिंग, अगर टॉर्शन है तो टॉर्शनल shear स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, नाउ यहां पे जो शाफ्ट है, तो ये जो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग एक्सिस एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज ए एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस एंगल को क्या बोलना है आपको? तो कोई भी शाफ्ट जब रोटेट होता है तो परफेक्ट उसके एक्सिस पे रोटेट नहीं होता, थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, जो कि हमारे नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता है। बट कुछ कुछ शाफ्ट आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि इसमें क्या है, ट्विस्ट है। ओके, क्योंकि ये जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से शिफ्ट होता है। जैसे कि ये शाफ्ट खुद के एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होते समय देखो बेटा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा आपको, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टॉर्शन। टॉर्शन या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट मतलब क्या होता है? ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ये डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस। तो ये जो ट्विस्टिंग हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, ये जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है कितने डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्विस्टिंग मूवमेंट। टेंजेंशियल फोर्स इनटू व्हाट? रेडियस। So tangential force into radius is nothing but the which movement? Twisting movement, or it is also called as a torque. समझ में आ रहा है सभी को? ओके, राइट आउट डेफिनेशन ऑफ टॉर्शन। तो इसको 3-4 नाम है, जैसे कि आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? टॉर्शन या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट, या फिर आप सिंपली इसे टॉर्क भी बोल सकते हो, टॉर्क। तो राइट अप डेफिनेशन ऑफ टॉर्शन, ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क। द प्रोडक्ट ऑफ द the product of the applied force acts tangentially the product of the applied force tangentially to the circumference of the shaft ठीक है। एफ टी मतलब कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। कहां पे एक्ट हो रहा है? शाफ्ट के सरकमफरेंस पे। सो द प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स टेंजेंशियली टू द सरकमफरेंस ऑफ द शाफ्ट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन to the perpendicular distance between the applied force and the axis of the shaft. The applied force and the axis of the shaft is called twisting moment or simply torsion or simply torque. ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क। तो समझ में क्या होता है टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट? किसका प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द शाफ्ट। जो शाफ्ट के सर्कमफरेंस के ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रहा है, अब किसका प्रोडक्ट होता है? टेंजेंशियल फोर्स का। और रेडियस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने क्या बोला है? द डिस्टेंस, कौन सा? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। ये देखो, ये अप्लाइड फोर्स है आपका और ये एक्सिस ऑफ द शाफ्ट
इसमें का कौन सा डिस्टेंस, मतलब ये क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, रेडियस मिल रही है। समझ में आएगा सभी को। इन शॉर्ट जो टॉर्क जो है, सो इट इज डिनोटेड बाय T एंड विच इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स acting at the circumference of the shaft into the perpendicular distance between the force and the axis of the shaft is nothing but the radius here. So the twisting moment torque is equal to Ft into R. So twisting moment or torque is denoted by T. ओके ये समझ में आएगा सभी को। ओके तो अगर डेफिनेशन अगर आपको पूछी गई तो आप कैसे लिखेंगे, डायग्राम को देख के। सो इट इज डिफाइंड एज और द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफरेंस ऑफ द शाफ्ट एंड डिस्टेंस कौन सा, perpendicular distance between the force and the axis of the shaft. This is called as a torsion. तो डायग्राम से ही आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं Ft into R, ठीक है। सो सर्कमफरेंस ऑफ द शाफ्ट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ही क्या होता है हमारा, टॉर्शन और ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क। अब प्योर टॉर्शन, जैसे प्योर बेंडिंग देखा था हमने, वैसे क्या होता है प्योर टॉर्शन। प्योर बेंडिंग में क्या पढ़ा था बेटा हमने कि ओनली बेंडिंग मोमेंट एक्ट होना चाहिए, शेयर फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग प्योर बेंडिंग बोलेंगे। वैसे ही शाफ्ट के ऊपर सिर्फ क्या है, ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट, ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट प्रेजेंट है और दूसरा कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट। मतलब अगर यहाँ पे अगर इस तरह से फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे अगर इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो हम लोग इसे प्योर टॉर्शन नहीं बोल सकते। ओनली क्या होना चाहिए, ओनली द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट। शाफ्ट के ऊपर क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट होना चाहिए, टॉर्शन होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे प्योर टॉर्शन। राइट डाउन। A shaft is said to be in pure torsion. A shaft is said to be in pure torsion. A shaft is said to be in pure torsion if it is only subjected A shaft is said to be in pure torsion if it is only subjected to twisting moment. It is only subjected to twisting moment. तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ओनली ट्विस्टिंग मोमेंट। अब आप बोलोगे सर कि शाफ्ट के ऊपर तो सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट ही होता है, जो रोटेटिंग शाफ्ट होता है इसके ऊपर क्या होता है, बट ट्विस्टिंग मोमेंट के साथ में बेटा अगर ये शाफ्ट अगर आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है, और मुझे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्या अरेंज करूंगा, इस तरह से पुलीज अरेंज करूंगा। यस, तो ये पुलीज अरेंज करेंगे आप लोग, तो आप बेल्ट ड्राइव से दूसरे शाफ्ट को पावर दे सकते हो। दे सकते हो, इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये जो पुली का वेट एक्ट होगा उससे शाफ्ट क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है। यस और नो। गियर रखोगे, पुली रखोगे आप शाफ्ट के ऊपर, तो ये शाफ्ट के ऊपर जो वेट एक्ट हो रहा है उसकी वजह से शाफ्ट क्या हो सकता है आपका, बेंड हो सकता है। रोटेट तो हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है मतलब कौन सी मूवमेंट प्रेजेंट है, अगर आप इसके ऊपर वेट रखोगे तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है। अगर इसके ऊपर इस प्रकार के लोड होंगे तो इसके क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल थ्रस्ट भी है उसके ऊपर,
तो यहाँ पे प्योर टॉर्शन हम लोग नहीं बोलेंगे। शाफ्ट के ऊपर वेट रख रहे हो तो शाफ्ट इज इन प्योर टॉर्शन बोलेंगे क्या? नहीं। शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट ऑल्सो। तो प्योर टॉर्शन किसे बोलेंगे हम लोग? जहां पे ओके द शाफ्ट इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्शन इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट, दैट इज राइट डाउन, दैट इज देयर इज नो, क्या लिखा आपने? शाफ्ट if it is only subjected to twisting movement and no other movement such as bending movement BM or thrust acts on the shaft, समझ में आया सभी को? शाफ्ट के ऊपर क्या होना चाहिए? सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट होना चाहिए, दूसरी कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक बेंडिंग मूवमेंट, थ्रस्ट, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी बोलेंगे आप लोग शाफ्ट इज इन प्योर टॉर्शन। राइट डाउन। अजम्पशन, नेक्स्ट हेडिंग, assumptions in theory of pure torsion. Assumptions in theory of pure torsion. Assumption in the theory of pure torsion. So, कौन से assumption होते हैं? जैसे कि हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस में देखा था, assumption in the theory of pure bending, याद आ रहा है? वैसे ही यहाँ पे assumptions है। So, जनरली 2 से 4 assumption तो सेम ही मिलेंगे आपको। कि पहला assumption, the material of the shaft or the shaft material, the material of the shaft is homogeneous and isotropic। याद आ रहा है? यही लिखा था हमने वहां पे भी। होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ हो, आइसोट्रोपिक मतलब सभी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे इसे आइसोट्रोपिक। याद आ रहा है? होमोजीनियस मतलब मेड अप ऑफ द सिंगल मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मतलब हर जगह पे मटेरियल में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मटेरियल जो है शाफ्ट का हम लोग अज्यूम कर रहे हैं होमोजीनियस। शाफ्ट 2 मटेरियल 3 मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, हमने अज्यूम किया है शाफ्ट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 मटेरियल, होमोजीनियस। राइट। अजम्पशन नंबर 2। तो पहला जो अजम्पशन है होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, और सेकंड अजम्पशन क्या अज्यूम करेंगे बेटा हम लोग? कि हमारा जो शाफ्ट है उसका डायमीटर हर जगह पे कैसा है? मतलब इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। शाफ्ट का डायमीटर वैरी हो रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो शाफ्ट हमारा इनिशियली कैसे होना चाहिए? यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। राइट डाउन। नंबर 2, initially the shaft must be straight and uniform। स्ट्रेट भी होना चाहिए और यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। इनिशियली द शाफ्ट मस्ट बी स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, ठीक है? तो स्ट्रेट होना चाहिए शाफ्ट और यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, शाफ्ट के ऊपर सिर्फ कौन सी मूवमेंट होना चाहिए? ट्विस्टिंग मूवमेंट होना चाहिए, दूसरी कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तभी बोलेंगे हम लोग उसे इन प्योर टॉर्शन। सो राइट डाउन, द शाफ्ट इज इन प्योर टॉर्शन।
the shaft is acted upon by pure torsion. Or the shaft is in pure torsion. Shaft is in pure torsion. तो shaft सिर्फ क्या होना चाहिए? Is subjected to only twisting moment. That is, there is no another moment present on the shaft like bending moment, axial thrust, कुछ भी नहीं होना चाहिए. That is our third assumption. Write down number fourth assumption. The shear stress is proportional to shear strain. The shear stress is proportional to shear strain. तो shear stress को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टाउ और Q is directly proportional to shear strain. shear strain को क्या बोलते हैं? फाई. तो इसे हुक्स लॉ बोलेंगे कि हम लोग? नहीं. हुक्स लॉ में क्या होता है? ओनली स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट. तो यहां पे सिंपल स्ट्रेस नहीं, यहां पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस, क्योंकि लोड कहां पे है? तो टेंजेंशियल पार्ट पे लोड होने की वजह से डेवलप होगा कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस. बट ये टॉर्शन की वजह से डेवलप हो रहा है शियर स्ट्रेस. दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ए टॉर्शनल शियर स्ट्रेस. डायरेक्ट shear stress is different and torsional shear stress is different. तो torsional shear stress मतलब जो टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है. ठीक है? ओके. एंड नंबर लास्ट, राइट डाउन नंबर फिफ्थ. सेक्शन प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग. सेक्शन प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग. सेक्शन plane before twisting movement, section plane before twisting movement will remain plane after twisting. ओके. तो जो सेक्शन है हमारे शाफ्ट का वो ट्विस्टिंग के पहले जो से प्लेन है, तो ट्विस्टिंग के बाद में भी प्लेन ही होना चाहिए. दैट इज अवर अजम्पशन. जो सेक्शन है हमारे शाफ्ट का वो कैसे है? प्लेन है. तो ये प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग जैसे है वैसे ट्विस्ट एक्ट होने के बाद में भी प्लेन ही रहना चाहिए. दैट आर अवर 5 assumptions. तो आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते, इनमें से कौन सा अजम्पशन सही नहीं है या फिर रॉन्ग है. तो आपको ये पता होना जरूरी है कि मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक होना चाहिए. जो शाफ्ट है आपका इनिशियली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए. स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए. नेक्स्ट, शाफ्ट के ऊपर स्लिप क्या होना चाहिए? मतलब शाफ्ट इज इन प्योर टॉर्शन होना चाहिए. एंड जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए शियर स्ट्रेन को. ओके. एंड द प्लेन और द सेक्शन which is before acting the twisting movement is plane will remain plane after acting the twisting movement. मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट होने के पहले जैसा प्लेन है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट होने के बाद में भी वैसे ही प्लेन होना चाहिए. राइट डाउन. नेक्स्ट हेडिंग, टॉर्शन इक्वेशन. नेक्स्ट हेडिंग, टॉर्शन इक्वेशन और टॉर्शन फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकते हो आप. टॉर्शन इक्वेशन और टॉर्शन फॉर्मूला. तो मैक्सिमम टाइम आपको सारे एग्जांपल्स में, जैसे हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस में बेंडिंग इक्वेशन यूज किया था बेटा, उसी तरह हमें सभी प्रॉब्लम में यहां पे कौन सा इक्वेशन यूज करना है? टॉर्शन इक्वेशन. टॉर्शन इक्वेशन. So this torsion equation is equal to T by J is equals to tau by R
is equals to c theta by L. Where T is equal to twisting moment or torque or torsion, and its unit must be Newton mm. J is equal to polar moment of inertia. तो बताइए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कौन सा शाफ्ट है? सर्कुलर शाफ्ट है. तो सर्कुलर शाफ्ट के लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने क्या बोला था, IP, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ही IZZ. एंड व्हाट इज IZZ? IXX प्लस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. ओके, सो व्हाट इज IXX फॉर सर्कल and IYY? So it is twice pi by 64 d to the power 4. So 2 1s are 2, 2 32s are. Yes. So what is polar moment of inertia for circular shaft? Pi by 32 d to the power 4. ठीक है. और इसका यूनिट क्या होगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यूनिट क्या होगा? mm to the power 4. Tau is the torsional shear stress, unit Newton per mm square. R is the radius of shaft, which is equal to half of the diameter. C is the modulus of rigidity, जिसको हमने C को क्या बोला था? G बोला था ना. तो आप C थीटा बाई L या फिर G थीटा बाई L जो चाहिए लिख सकते हो. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट. ये थीटा जो है ये क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट. इसका यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन. एंड L पता है आपको. व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द शाफ्ट. Length of the shaft. So T, J, tau, R, C, theta, L. So L is equal to length of the shaft, theta is equal to angle of twist. डन. टॉर्शन इक्वेशन लिख लिया बेटा? ओके. अब हम लोगों ने ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट में ये पढ़ा हुआ है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? जे से. ठीक है. तो सॉलिड शाफ्ट के लिए क्या है? पाई बाय 32 डी टू द पावर 4. बट हॉलो शाफ्ट के लिए क्या है? नंबर 1 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड शाफ्ट. सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड शाफ्ट कैसे फाइंड आउट किया हमने? IXX प्लस पाई बाय 32 डी टू द पावर 4.
ठीक है। तो ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ये किसके लिए हुआ? फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो हॉलो शाफ्ट के लिए कैसे निकालेंगे बेटा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पाई बाय 32 एक्सटर्नल डायमीटर टू द पावर 4 माइनस दिस इज फॉर हॉलो शाफ्ट, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लगेगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो हॉलो शाफ्ट के लिए आई एक्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 64 डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, और आई वाई वाई भी पाई बाय 64 कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 32। तो ये हुआ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट। नेक्स्ट सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस पढ़ा है बेटा हमने ऑलरेडी। रेडन नंबर 1 पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो फॉर सॉलिड एंड फॉर हॉलो शाफ्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन मॉडुलस। सो यूनिट अगर देख रहे हो आप लोग सभी के तो एमएम में है, ठीक है। सभी डायमेंशन जो है वो एमएम में है। स्ट्रेसेस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंगल जो है वो रेडियन में रखना है। तो बताइए अगर डिग्री में अगर एंगल दिया हुआ है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है? इनटू, वेरी गुड, पाई बाय 180। सो डिग्री टू रेडियन पाई, डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री 180 बाय पाई, उल्टा। तो हमें डिग्री में अगर एंगल दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। राइट, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस किसके लिए डिफाइन करेंगे हम लोग? शाफ्ट के लिए। तो रेड डाउन, सेक्शन मॉडुलस को डिनोट किससे करते बेटा हम लोग? कैपिटल जेड। ओके, रेड डाउन सेक्शन मॉडुलस। इन केस ऑफ शाफ्ट, इन केस ऑफ शाफ्ट the section modulus is defined as, in case of shaft the section modulus is defined as, किसका रेशियो हो जाएगा? जे। जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आर मतलब रेडियस ऑफ द, ये शाफ्ट के लिए है। और जनरल डेफिनेशन क्या है जेड की? बेंडिंग स्ट्रेसेस में पढ़ा था हमने, आई बाय वाई। ये हमने पढ़ा था कहां पे? बेंडिंग स्ट्रेसेस में। ओके, बट यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्शन मॉडुलस क्या है? जे बाय आर। राइट, सेक्शन मॉडुलस क्या लिखा आपने? इन केस ऑफ शाफ्ट द रेशियो ऑफ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, defined as the ratio of, in case of shaft the section modulus is defined as the ratio of polar moment of inertia, the ratio of polar moment of inertia to the radius of the shaft, polar moment of inertia to the radius of the shaft, polar moment of inertia to the radius of the shaft is called,
सॉरी हमने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा है, बस फुल स्टॉप। क्या लिखा है हमने? इन केस ऑफ दिस शाफ्ट द सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ polar moment of inertia to the radius of the shaft. Write down mathematically z is equal to j by r. ओके, तो मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे कैपिटल आर लिखता हूँ। तो कैपिटल आर का मीनिंग क्या होगा? रेडियस। ओके, तो अगर सॉलिड शाफ्ट है तो रेडियस कौन सी लेंगे? स्मॉल आर। लेकिन अगर हॉलो शाफ्ट है आपका, अगर शाफ्ट कैसा है? हॉलो, तो फिर कैपिटल आर मतलब क्या लेंगे आप? लार्जर रेडियस। इसलिए मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए यहाँ पे लार्जर रेडियस लिख के रखता हूँ। अगर सिंगल शाफ्ट है तो रेडियस ही होंगी, बट अगर हॉलो शाफ्ट होगा तो आपको कौन सी रेडियस लेना है? लार्जर सर्कल की रेडियस लेना है, मतलब कैपिटल आर। तो स्मॉल आर लिखूंगा तो आपको लगेगा कि वो स्मॉल आर मतलब स्मॉल रेडियस हो जाएंगी, स्मॉल सर्कल की रेडियस हो जाएगी। यस, okay, so section modulus. What is section modulus? Section modulus is defined as the ratio of polar moment of inertia to the radius of the shaft for shaft only. ये शाफ्ट के लिए है, ठीक है। और यूनिट क्या होगा बेटा इसका? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है mm टू दी पावर 4 और रेडियस का यूनिट mm, तो क्या बचेगा? सो इट्स यूनिट इज mm क्यूब। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होगा mm क्यूब। एंड यहां पे मैं कैपिटल आर इसलिए लिख रहा हूं, ये आर का मीनिंग रेडियस ही होगा। बट अगर सॉलिड शाफ्ट है तो आपको रेडियस सिंगल ही मिलेगी, बट अगर हॉलो शाफ्ट है तो दो रेडियस मिलेंगे आपको। तो दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करना है? एक्सटर्नल रेडियस। वेरी गुड, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर ऐसे दो रेडियसेस होंगे, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है बेटा आपको? एक्सटर्नल रेडियस सिलेक्ट करना है अगर हॉलो शाफ्ट है तो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट, टॉर्शनल रिजिडिटी, VVIMP डेफिनेशन। टॉर्शनल रिजिडिटी,
टॉर्शनल रिजिडिटी। टॉर्शनल रिजिडिटी, write down torsional rigidity, the product of the product of modulus of rigidity, the product of modulus of rigidity and polar moment of inertia, the product of modulus of rigidity and polar moment of inertia is called as torsional rigidity, is called as torsional rigidity. So torsional rigidity मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा आप लोग? टॉर्शनल रिजिडिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आईपी या फिर जे बोल सकते हो, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी या फिर सी। यहां पे देख सकते हो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप सी भी बोलोगे या फिर जी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन चलेगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नो। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको जनरल। एक सॉलिड शाफ्ट है आपके पास और एक हॉलो शाफ्ट है, कौन से शाफ्ट की स्ट्रेन ज्यादा होगी? सोच के बताओ। फॉर ट्विस्टिंग, पावर ट्रांसमिट करने के लिए मेरे पास सॉलिड शाफ्ट है फर्स्ट केस, और पावर ट्रांसमिट करने के लिए सेम डायमीटर का हॉलो शाफ्ट है। तो किसकी स्ट्रेन ज्यादा होगी? ये हॉलो शाफ्ट है आपका। दो ही ऑप्शन है आपके पास, हाँ, सॉलिड या हॉलो। सॉलिड, तो सॉलिड शाफ्ट की स्ट्रेन जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि रोटेट होना है। और किसका वेट ज्यादा होगा, सॉलिड शाफ्ट का या हॉलो शाफ्ट का? सॉलिड शाफ्ट का। तो जब रोटेट होना है तो वेट अगर कम होता है तो आपके शाफ्ट का बेंडिंग कम होगा। वेट ज्यादा है तो खुद के वेट की वजह से वो क्या होगा? बेंड होगा, खुद के वेट की वजह से, जिसे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। खुद का जो वेट है उसे क्या बोलेंगे? ये हर जगह पे सेम है उसका वेट, और स्प्रेड हुआ है एक लेन के लिए, उसे बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो खुद के लोड की वजह से वो क्या हो जाएगा? तो हॉलो शाफ्ट है तो वेट क्या है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट? हॉलो शाफ्ट का वेट क्या होगा? कम होगा, तो इसके ऊपर बेंडिंग कम एक्ट होगी। तो अगर हम लोग कंसीडर करेंगे सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट, अगर मैं पूछूंगा किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप बोलेंगे हॉलो शाफ्ट। hollow shaft is having more strain than the solid shaft। याद रहेगा? तो ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलो, तो टॉर्शनल रिजिडिटी समझ में आया आपको? टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द, किसका किसका प्रोडक्ट होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट लिखिए बेटा, टॉर्शनल स्टिफनेस। टॉर्शनल स्टिफनेस
और इसे ही बोला जाता है बेटा टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। राइट डाउन डेफिनेशन। It is defined as the torque applied or the torque required. It is defined as the torque required. It is defined as the torque required per unit angle of twist. Per unit angle of twist. It is defined as the torque required per angle of twist. Yes, per unit angle of twist. It is defined as torque required per unit angle of twist. Okay, so mathematically torsional stiffness or torsional flexibility is defined as torque required per unit angle of twist. Per मतलब divided by. So torque per unit angle of twist. Angle of twist को हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से और टॉर्क को टी से। तो टॉर्शनल स्टिफनेस जो है वो क्या होता है टी बाय थीटा। और टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होता है सी इंटू जे। तो बताइए सी का यूनिट क्या है बेटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का न्यूटन पर, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो इसका mm² कैंसिल क्या मिलेगा। तो ये यूनिट हुआ किसका टॉर्शनल रिजिडिटी का। टॉर्शनल स्टिफनेस का टॉर्क का यूनिट क्या होता है बेटा न्यूटन मीटर, और थीटा का रेडियन पर रेडियन। न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल स्टिफनेस एंड नेक्स्ट वन इज टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, तो टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है रेसिप्रोकल होता है किसका टॉर्शनल स्टिफनेस का। सो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस ओके। सो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस। तो जो टॉर्शनल स्टिफनेस है आपका, सॉरी यहाँ पे आपने टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी लिखा है क्या? ओके सॉरी, टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। सो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस। सो टॉर्शनल स्टिफनेस का रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा आपका टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो बताओ टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टॉर्शनल स्टिफनेस उल्टा थीटा बाय टी, करेक्ट। सो टॉर्शनल स्टिफनेस एंड टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो 3-4 डेफिनेशन मैंने बताया आपको, इसमें से एक डेफिनेशन कंफर्म आपको एग्जाम में आएगी। एक तो टॉर्शनल रिजिडिटी, टॉर्शनल स्टिफनेस और टॉर्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन में ये तीनों भी होंगे, एक डेफिनेशन होगी ऑप्शन में ये तीनों भी होंगे। सो क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, द
product of modulus of rigidity and polar moment of inertia is called as dash dash dash. Torsional rigidity, torsional stiffness, torsional flexibility, torsion. Torsional rigidity. And the twisting moment per unit angle is called as a torque required per unit angle of twist is called as a torsional stiffness. Torque by angle of twist, that is torque required per unit angle of twist. So T by theta torsional stiffness or theta by T, that is the reciprocal of torsional stiffness is called as a torsional flexibility. तो समझ में आएगा सभी को? तो ये जो टॉर्शन यूनिट था हमारा, इसमें इतना थ्योरी पार्ट है जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए वीवीआईएमपी है. पहला डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. सो व्हाट इज टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द शाफ्ट टू द and perpendicular distance between the force and the axis of the shaft. तो टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन T is equal to the product of tangential force acting on the circumference of the shaft and the perpendicular distance between the force and the axis of the shaft, that is radius. ये है टॉर्क. उसके बाद में बेटा अजम्पशन इन द प्योर टॉर्शन. उसके बाद प्योर टॉर्शन. प्योर टॉर्शन क्या होता है? ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है, देयर इज नो अनदर मूवमेंट. उसके बाद में टॉर्शन इक्वेशन T बाय जे इज इक्वल्स टू टाउ बाय आर इज इक्वल्स टू सी थीटा बाय एल. और मीनिंग जी थीटा और सी थीटा, जी और सी इज सेम. सो जी थीटा बाई एल और सी थीटा बाई एल और मीनिंग ऑफ ईच टर्म, हर टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. टाउ मतलब क्या, थीटा मतलब क्या. नेक्स्ट देखा हमने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी और जे. सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईपी और जे फॉर सॉलिड शाफ्ट इज पाई बाय 32 d to the power 4 and for hollow shaft is pi by 32 external diameter to the power 4 minus internal diameter to the power. Next one is the section modulus. So section modulus is defined as the ratio of polar moment of inertia to the radius of the shaft in case of torsion only, in case of shaft only. Okay. Next one is the torsional rigidity. So torsional rigidity is defined as the product of modulus of rigidity and polar moment of inertia. Torsional stiffness is defined as torque required per unit angle of twist. Torque required per unit angle of twist. And torsional flexibility. Torsional flexibility is the reciprocal of torsional stiffness. So 1 by torsional stiffness मतलब reciprocal of torsional stiffness. That is T बाय थीटा की जगह पे थीटा बाय टी उल्टा लिखना है, क्योंकि 1 बाय टॉर्शनल स्टिफनेस, टॉर्शनल स्टिफनेस क्या है? T बाय थीटा. तो डिनोमिनेटर ट्रांसफरिंग टू न्यूमरेटर, थीटा बाय टी. ठीक है. तो ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल पार्ट. कल स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स ऑन टॉर्शन. ओके. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में.